नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, पीएसपी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, जिनके बारे में हमने पिछली क्लास में भी देखा था। कुछ कारक शेष रह गए थे, उसको हम आगे बढ़ाते हैं और उन कारकों के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ विश्व में महासागरीय लवणता का किस प्रकार से वितरण है, सागरों में और महासागरों में कि सर्वाधिक लवणता किस महासागर में पाई जाती है और सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है या झील में पाई जाती है, इनके बारे में आज हम देखेंगे। आपको ध्यान में है कि आरपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें काफ़ी बार इनमें से प्रश्न पूछे गए हैं। कम से कम 2 प्रश्न इनमें से पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं इसमें महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले जो कारक थे उसमें चौथा जो कारक था वो है वायुदाब पौने, जिसमें क्या बताया, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी में उच्च तापमान, निम्न वर्षा व उच्च वाष्पीकरण से लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है। जो कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि लवणता और वाष्पीकरण इन दोनों का समानुपाती संबंध है। अगर वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो लवणता भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जल के अंदर जो लवणता के जो गुण, लवणता जो विद्यमान होती है उनमें से जल क्या होता है, वाष्प बनकर उड़ जाता है और शेष लवणता का भाग ही रह जाता है। तो उसमें पानी की शुद्ध जल की जो मात्रा होती है वो खत्म हो जाती है। तो क्या कहा कि उच्च तापमान, निम्न वर्षा, तापमान उच्च रहता है, वर्षा कम होती है और साथ ही साथ उच्च वाष्पीकरण उच्च होता है, जिसके कारण लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है। अर्थात प्रति चक्रवाती दशाओं में लवणता अधिक होती है। ठीक है। उसके बाद में क्या बताया कि पौने जिस सागरी भाग से चलती है, कि पौने जिस सागरी भाग से चलती है, जैसे माना कि हिंद महासागर से प्रशांत महासागर की ओर चल रही है ना, या फिर अटलांटिक तट के पूर्वी तट से पश्चिमी तट की ओर चल रही है ना। तो पौने जिस सागरी भाग से चलती है वहाँ से लवणता को लेते हुए पहुँचने वाले भागों की ओर लवणता को बढ़ा देती है। क्या करती है, जैसे माना कि यह कोई समुद्र है, इसमें से माना कि जो पौने है वो इस ओर से चल रही है, इधर से जा रही है आगे, तो वो क्या करती है, यहाँ की जो लवणता है इस लवणता को ले जाकर क्या करती है, यहाँ पर जमा कर देती है। तो क्या करती है कि जिस ओर से चल रही है वहाँ से वो जिस भाग में पहुँच रही है उस वाले भाग में जाकर क्या कर देती है, लवणता में वृद्धि कर देती है। इसमें से क्या प्रश्न बनता है कि निम्न में से सही कथन को छांटिए, या सही कथन है उसमें से प्रश्न बन जाता है कि पौने जिस सागरी भाग से चलती है वहां से लवणता को लेते हुए पहुंचने वाले भागों में लवणता में वृद्धि कर देती है। ऑप्शन सही कथन को छांटिए, जिसमें ऑप्शन में 3 कथन कोई और दिए जा सकते हैं और एक में दिया जा सकता है ये वाला, तो उसमें आपका ये वाला आंसर राइट होगा, जो कि सत्य है। जिसमें बता रखा है जैसे व्यापारिक पौने महासागरों के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर लवणता को बढ़ा देती है। जो व्यापारिक पौने चलती है वो क्या करती है कि महासागरों के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर लवणता को बढ़ा देती है। अब इधर देखिए, जैसे ये ग्लोब है, ये अपनी 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, उसके बाद ये कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा। यहाँ से जो पौने चलती है वो चलती इस ओर से, ऐसे ऐसे चलती है। मतलब इधर तो हो गया पूर्व, और इधर हो गया पश्चिम।
ये वाली जो पौने है वो है व्यापारी पौने। तो इसमें क्या बताया कि व्यापारी पौने महासागरों के पूर्वी भाग से, इधर वाला जो कोई महासागर है तो वो तो आ जाएगा, उसमें पूर्व वाला भाग आ जाएगा, और पश्चिम की ओर लवणता को बढ़ा देती है। तो यहाँ से पूर्व वाले भाग से बहती है और यहाँ से लवणता को अपने साथ भागकर ले जाती है, और क्या करती है, पश्चिम वाले महासागरीय भाग में ले जाकर क्या कर देती है, लवणता में वृद्धि कर देती है। तो आगे जाकर उसमें बढ़ोतरी कर देती है। ये तो था वायदाभ पौने। उसके बाद दूसरा आता है जलधाराएं। जलधाराएं भी वायदाभ पौनों की तरह ही प्रभावित करती है, उसमें ज़्यादा कोई विशेष अंतर नहीं है। देख लेते हैं इसमें क्या बताया है। जलधाराएं अपने साथ जाने वाले क्षेत्र में, अपने साथ जाने वाले क्षेत्र में लवणता को बहाकर ले जाती है। वही बात है, लवणता को बहाकर ले जाती है। जैसे विषुवत रेखीय जलधाराएं, जो विषुवत रेखा के साथ, विषुवत रेखा वाली जलधाराएं उसके साथ साथ जो चलती है, विषुवत रेखीय जलधाराएं महासागरों के पूर्व से पश्चिमी भाग में लवणता को बढ़ा देती है। पश्चिमी भाग में लवणता को बढ़ा देती है, कि पूर्वी क्षेत्र से जाती है और पश्चिम वाले भाग में ले जाकर लवणता को बढ़ा देती है। जिसमें बता रखा है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, जो कि एक गर्म जलधारा है, और ये किस जगह चलती है, अपने मेक्सिको की खाड़ी के अंदर। गल्फ स्ट्रीम जलधारा जब उत्तरी अटलांटिक के प्रवाह के रूप में, अटलांटिक महासागर की बात हो रही है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो जलधारा वाला भाग है वो है अटलांटिक के प्रवाह के रूप में उत्तर पूर्व अटलांटिक महासागर में, उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर में पहुंचती है। जो कौन सा भाग है, पश्चिमी यूरोप के पास, पश्चिमी यूरोप के पास। तो वहाँ की लवणता में वृद्धि हो जाती है। तो क्या कर देती है, वहाँ पर जाकर लवणता में वृद्धि कर देती है। कहाँ से पूछ रही, कहाँ से जा रही थी ये, अपने यहाँ से गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है वो यहाँ से मेक्सिको खाड़ी से होती हुई ऊपर आगे बढ़ती है, और आगे जाकर पश्चिमी यूरोप के पास, पश्चिमी यूरोप के पास अटलांटिक महासागर में, उत्तर पूर्व अटलांटिक महासागर में जाकर वहाँ पर क्या कर देती है, लवणता में वृद्धि कर देती है। उसके बाद देखते हैं महासागरीय लवणता का वितरण। महासागरीय वितरण, महासागरीय लवणता का वितरण, जो कि क्षैतिज वितरण है और लंबवत वितरण भी बताया गया है। जिसमें यहाँ पर एक लिखा हुआ है आइसोहेलाइन। क्या है, आइसोहेलाइन या समलवणता रेखा। आपको पता चल रहा होगा कि समान लवणता वाले भागों को मिलाने वाली है ना। तो महासागरीय भागों में ध्यान रखना, कभी कभी क्या है, ये वाला ऑप्शन नहीं दिया जाता है और ये पूछ लिया जाता है कि समान लवणता वाले स्थानों को मिलाकर खींच जाने वाली रेखा को कहा जाता है। जिसमें आइसोहेलाइन और 3 ऑप्शन और दे दिए जाते हैं, तो उनमें से ये वाला ऑप्शन में नहीं रखा जाता है। तो आपको ध्यान रखना कि इसका मतलब ही यही है। महासागरीय भागों में समान लवणता वाले स्थानों को मिलाकर मानचित्र पर खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, समलवणता रेखा कहलाती है। उसके बाद सामान्यतः विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर, विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ऊपर जाने पर या दक्षिण में जाने पर ध्रुव की ओर लवणता की मात्रा घटती है। लवणता की मात्रा घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाओगे तो देखोगे कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है उस जगह पर क्या है कि बर्फ जो है वो एक शुद्ध जल के रूप में जमा हुआ है, इसलिए वहाँ पर लवणता की मात्रा में कमी आने लग जाती है। लेकिन ध्रुव की ओर बढ़ने पर लवणता की मात्रा में गिरावट तो आ रही है, लेकिन जैसे वो अयन रेखी भागों के पास पहुँचेगी या पहुँचेंगे, अयन रेखी भाग जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास का क्षेत्र है, उस जगह पर लवणता में वृद्धि आ जाएगी। तो देखते हैं क्या बताया इसमें कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर लवणता की मात्रा घटती जाती है, लेकिन अधिकतम लवणता कहाँ होती है, अयन रेखी भागों में, अयन रेखी भागों में पाई जाती है,
जो कौन सा भाग है ये? कर्क व मकर रेखा के आसपास का क्षेत्र। ध्यान रखना कि अयन रेखी भाग, या यूं कह सकते हैं कि अयन रेखी भाग संबंधित है या अयन रेखी भाग स्थित है। ऑप्शन में कर्क रेखा व मकर रेखा के आसपास का क्षेत्र, भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र, और दो ऑप्शन कोई और रख सकते हैं। तो उनमें से ध्यान रखना कि कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसे अयन रेखीय भाग कहा जाता है, अयन रेखीय क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद महासागरीय लवणता का वितरण देखते हैं, जिसमें पहला है उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता। यहाँ पर बताने से पहले कि इस जगह पर इसको थोड़ा स्पष्ट कर लेते हैं कि इसमें बताया कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ने पर लवणता घटती जाती है, लेकिन अधिकतम लवणता अयन रेखी भागों में पाई जाती है, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में देखा था कि अयन रेखी भाग मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास का क्षेत्र। उस जगह क्या होता है कि बादल रहित बादल जो होते हैं वो आसमान जो होते हैं वो बादल रहित होते हैं और उच्च तापमान रहता है और वाष्पीकरण अधिक होता है, इसीलिए वहाँ पर क्या होता है, लवणता अधिक पाई जाती है। उसके बाद उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता कितनी बताई गई है? 34 ग्राम प्रति 1000 ग्राम में है। उसके बाद उत्तरी गोलार्ध की सर्वाधिक लवणता, अब इसमें बताया कि उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता 34 ग्राम प्रति 1000 या 34 ग्राम 1000 ग्राम जल में है, लेकिन वो भी किस जगह पे है सर्वाधिक? तो देखना कि उत्तरी गोलार्ध की सर्वाधिक लवणता कहाँ कहाँ किन अक्षांशों के मध्य बताई गई है? 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। इसमें कौन सा भाग आ गया? ऊपर वाला भाग उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा वाला भाग, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और उसके ऊपर वाला आसपास का भाग इसमें आ जाता है। तो 20 से ऊपर 23 आ जाएगा और 23 और ऊपर आगे 40 तक। तो 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाला जो भाग है उस वाले भाग में लवणता अधिक पाई जाती है। उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं, तो इसमें बताया कि दक्षिणी गोलार्ध की सर्वाधिक लवणता किन भागों में पाई जाती है? 10 डिग्री दक्षिण से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पाई जाती है। वो भी इसका जो ये वाला जो विस्तार बताया ये भी मकर रेखा के आसपास का क्षेत्र ही है। उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध की जो औसत लवणता बताई गई है वो कितनी है? वो है 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम या प्रति 1000 ग्राम जल में कितनी है? 35 ग्राम लवणता है। इनमें से प्रश्न आ सकता है कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में लवणता अधिक पाई जाती है। दूसरा, उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में लवणता कम पाई जाती है। तीसरा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में लवणता बराबर पाई जाती है। चौथा, उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध में लवणता की मात्रा न के बराबर होती है। इस प्रकार से किसी प्रकार का प्रश्न उठाया जा सकता है, लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में लवणता की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि नीचे वाला भाग है वो जलीय गोलार्ध के रूप में जाना जाता है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। महासागरों में लवणता का वितरण, या महासागरों में किस प्रकार कौन से महासागर में कितनी मात्रा में लवणता पाई जाती है, तो उसको देखते हैं। नंबर 1, फर्स्ट नंबर पर आता है अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के पास कितनी लवणता है, कितनी लवणता को अपने पास रखता है, जिसके आधार पर ये विश्व में प्रथम स्थान पर आता है महासागरों में। तो ये है 35.67 ग्राम 1000 ग्राम जल के अंदर। जो भाग कौन सा आता है? सार्गेसु सागर के आसपास वाला क्षेत्र, सार्गेसु सागर। दूसरे नंबर पर आता है हिंद महासागर। हिंद महासागर में कितनी लवणता पाई जाती है? 34.67 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल में पाई जाती है। उसके बाद नंबर 3, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में कितनी लवणता पाई जाती है?
0.72 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल में पाई जाती है। उसके बाद चौथे नंबर बताया आर्कटिक महासागर, जिसमें सबसे कम लवणता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ का जो पानी है वो जमी हुई अवस्था में है, इसलिए यहाँ पर सबसे कम लवणता पाई जाती है। अब इसमें से प्रश्न बन सकता है या पूछा जा सकता है, क्योंकि क्या है, प्रश्न कहीं से भी उठाया जा सकता है, कहीं से प्रश्न बन सकता है, अपने को पता होना चाहिए पूरा। जैसे माना कि इसमें से प्रश्न उठाया जा सकता है कि निम्न में से सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, या निम्न में से किस महासागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। ऑप्शन रख दिया इसमें अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। तो उनमें सही आंसर कौन सा आ जाएगा, अटलांटिक महासागर से आंसर आ जाएगा। दूसरा कि महासागरों में लवणता का अवरोही क्रम है, उसमें भी इन चारों को अपने को याद रखना है कि किस प्रकार से किस महासागर में सर्वाधिक लवणता, उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, तीसरे नंबर पर कौन सा आता है और चौथे नंबर पर कौन सा आता है। किसमें कितनी है उतना इतना डीपली तो पूछा जा नहीं सकता है, वैसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन काफ़ी बार जो प्रश्न पूछा गया है वो इनमें से क्रम से ही पूछा गया है, या तो क्रम से पूछा गया है या फिर पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा महासागरों में लवणता पाई जाती है, सबसे कम महासागर में लवणता पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा में तो अटलांटिक महासागर है और सबसे कम में है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक। उसके बाद लवणता का लंबवत वितरण, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। लंबवत वितरण में क्या बताया गया है कि विषुवत रेखीय भागों में, विषुवत रेखा के आसपास वाला क्षेत्र कि विषुवत रेखीय भागों में ऊपरी सतह पर लवणता कम पाई जाती है, ऊपरी सतह पर लवणता कम पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, इसीलिए ऊपर की सतह है वो पानी से, स्वच्छ पानी से ढक जाती है। मतलब ऊपरी सतह वाला जो भाग है वो स्वच्छ जल से ढक जाता है या मिल जाता है, उसके साथ घुल मिल जाता है, तो उसमें लवणता को क्या कर देता है, कम कर देता है। तथा गहराई में जाने पर लवणता में वृद्धि होती है, क्योंकि जैसे माना कि ये एक जलीय भाग है, ये महासागरीय सतह है, यहाँ पर माना एक पानी आ रहा है, नदियाँ बहकर आती है, वो क्या करती है, नदियाँ बहकर आती है या वर्षा जल आता है, वो इसके ऊपर एक परत जैसी बना देता है, इसके ऊपर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, यहाँ की जो लवणता है उस लवणता को क्या करता है, कम कर देता है, क्योंकि जो स्वच्छ पानी है, मीठा जल है, शुद्ध जल है, वो इसमें घुल जाता है। इसलिए क्या कहा कि विषुवत रेखीय भागों में ऊपरी सतह पर लवणता कम पाई जाती है तथा गहराई में जाने पर लवणता में वृद्धि हो जाती है। उसके बाद अयन रेखीय भागों में ऊपरी सतह पर, अयन रेखीय भाग मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास की बात की जा रही है। तो अयन रेखीय भागों में ऊपरी सतह पर लवणता अधिक पाई जाती है, जबकि गहराई में जाने पर लवणता में या लवणता की मात्रा में गिरावट आती है या घटती जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या बताया कि अयन रेखीय भागों में आसमान बादल रहित होते हैं, उच्च वाष्पीकरण होता है, इसीलिए क्या होता है, जैसे माना कि इसी से ले लेते हैं, ये वाला भाग है, यहाँ का क्या है कि जो ऊपरी जो सतह है, ये वाली सतह से क्या हो जाएगा, पानी जो है वो भाप बनकर ऊपर उठ जाएगा, भाप बनकर ऊपर उठ जाएगा। भाप बनकर ऊपर उठने से क्या होगा कि ऊपर वाली सतह है उसमें से पानी की मात्रा खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वहाँ पर लवणता की मात्रा शेष बच जाएगी। उसके बाद ध्रुवीय भागों में, ध्रुवों की बात हो रही है कि ध्रुवीय भागों में ऊपरी सतह पर लवणता कम पाई जाती है। क्या कहा? ध्रुवीय भागों में ऊपरी सतह पर लवणता कम पाई जाती है। सही है, क्योंकि ऊपरी सतह जो है वो बर्फ से ढकी हुई है, बर्फ वाला क्षेत्र है, जो कि बर्फ जो है वो शुद्ध या स्वच्छ या मीठे पानी के रूप में जमा हुआ है, इसलिए वहाँ पर क्या है, लवणता कम पाई जाती है, जबकि गहराई में लवणता की मात्रा में वृद्धि होती है। जैसे जितना गहरा जाओगे उसमें लवणता की मात्रा में वृद्धि होती जाएगी। ठीक है।
इसमें से प्रश्न आ सकता है, क्या बनता है कि अयन रेखी भागों में ऊपरी सतह पर लवणता अधिक पाई जाती है, जबकि गहराई में जाने पर लवणता की मात्रा घटती जाती है। ये तो हो गया कथन। और कारण में दे सकते हैं कि अयन रेखी भागों में तापमान अधिक होता है, उच्च वाष्पीकरण होता है, इसीलिए ऊपरी सतह का जो जल है वो वाष्प बनकर शुद्ध जल या स्वच्छ जल है वो भाप बनकर वाष्प बनकर ऊपर उठ जाता है, और शेष उस परत में क्या है, लवणता की मात्रा बच जाती है। तो उसमें क्या आ जाएगा, ए व आर दोनों सही है, कथन व कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। इस प्रकार से भी दे सकते हैं। अब आता है सागरों में लवणता का अवरोही क्रम। वो तो था महासागरों में, यह है सागरों में लवणता का अवरोही क्रम। सागरों में जिसमें सागरों में लवणता का अवरोही क्रम है, जिसमें एक तो है सीमांत या सीमावर्ती सागरों में अवरोही क्रम, और दूसरा है भू आबद्ध या सीमाबद्ध सागरी या झील। मतलब ये क्या होता है, ये जो सागर होते हैं वो खुले बड़े सागर होते हैं जो कि बड़े महासागरों से जुड़े हुए होते हैं, और ये होते हैं जो चारों ओर से भूमि से घिरे होते हैं, बीच में छोटा सा कोई सागर या झील की तरह बना होता है, उनकी बात की जा रही है। तो इसमें ध्यान रखना, इन शब्दों का ध्यान रखना, जो अगर प्रश्न आता है कंपटीशन में, इनमें से भी काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। सीमांत व सीमावर्ती, इनका ध्यान रखना। अगर माना कि पूछा जाता है कि सीमावर्ती या सीमांत सागरों में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो उसमें आपका सही आंसर आएगा लाल सागर, नंबर 1 पे 39 से 41 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। और इधर अगर पूछा जाता है कि भूआबद्ध या सीमाबद्ध सागर या झील में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो उसमें आएगा आपका वोन झील, जो कहाँ है, टर्की में, टर्की या तुर्की। और कितनी है, 330 ग्राम लवणता की मात्रा 1000 ग्राम जल में। उसके बाद हाँ, इनका जो क्रम था, नंबर 1 पे है लाल सागर, ये बात हो रही है सीमांत सागरों की, लाल सागर। नंबर 2 पे भूमध्य सागर, जिसकी है 37 से 41 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल में। तीसरा नंबर पर फारस की खाड़ी, जो कि 37 से 39 ग्राम प्रति 1000 जल में। इधर आ जाता है भूआबद्ध या झील वाले क्षेत्र, है ना, जिसमें नंबर 1 पर आता है वोन झील, जो कि टर्की में है, तुर्की, है ना, और इसकी कितनी है, 330 ग्राम जल प्रति 1000 ग्राम जल में इसकी मात्रा है। नंबर 2 पर आता है मृत सागर, जो कहाँ है, जॉर्डन, इजराइल, वहाँ पर है, इसकी है 338 मात्रा ग्राम 1000 ग्राम जल के अंदर इसकी मात्रा है। उसके बाद नंबर 3 पर आता है ग्रेट साल्ट झील, जिसकी कितनी है, 220 ग्राम मात्रा किसमें है, 1000 ग्राम जल में। अब ध्यान रखना कि अगर इसमें से प्रश्न जो बनता है, इसका ध्यान रखना, 2 तरीके से प्रश्न बनते हैं। एक तो पूछ लिया कि निम्न में से सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, और उसमें ना तो ये शब्द लगाया है और ना ही ये शब्द लगाया है। निम्न में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, उसमें क्या है, 1 ऑप्शन दे दिया, 2 ऑप्शन दे दिया, 3 ऑप्शन दे दिया, 1 2 3 ऑप्शन दे दिया, और नंबर 4 ऑप्शन ये दे दिया। और प्रश्न ने क्या पूछा कि निम्न में से सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, ये 4 ऑप्शन है, तो उसमें आपको सही आंसर किसको राइट करना है, इसको सही आंसर
करना है, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाता है कि इसमें ये ऑप्शन नहीं आता है, और चलो ऑप्शन यही रख लेते हैं, और प्रश्न आ जाता है निम्न में से किस सीमांत सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, और इसमें ये चारों ऑप्शन है, तो उसमें आपको सही आंसर किसको करना है, लाल सागर को, क्योंकि वो क्या है, सीमांत सागर है, और ये क्या है, झील है, ठीक है। और ये दो प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं इनमें से, तो इसका ध्यान रखना। इनमें इनका क्रम पूछ लेवे तो ध्यान रखना, सीमांत सागरों में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है लाल सागर में, नंबर 2 पर भूमध्य सागर में, नंबर 3 में फारसी खाड़ी। और इधर झीलों में सर्वाधिक लवणता के बारे में पूछ लिया जाता है, तो वो है वोन झील जो कि टर्की में है, टर्की या तुर्की। नंबर 2 पर मृत सागर, और तीसरा है ग्रेट साल्ट झील, है ना। ये इनका सही क्रम है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे हम अगला टॉपिक कल से शुरू करेंगे, वो रहेगा अपना ज्वार भाटा, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है।